बजट चाहे घर का हो या देश का, वो होता है महत्वपूर्ण। और जब देश के बजट की बात आती है तो सबकी निगाहें रहती हैं वित्त मंत्री पर। लेकिन बजट की भाषा को आसान करने के लिए नजर रहती है कुछ ऐसे शिक्षाविदों पर जो इसे आसान और आम आदमी की भाषा में समझाएं। एक ऐसे ही शिक्षाविद एच.सी. पुरोहित, जो कि इस वक्त दून विश्वविद्यालय में डीन मैनेजमेंट और प्रोफेसर हैं। साथ ही मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग रिसर्च, स्ट्रैटेजिक पर भी अपनी पैनी नजर रखते हैं। इसके अलावा वित्तीय संबंधी जानकारी में भी वो अपने विचार प्रस्तुत करते रहते हैं। आज आपकी बात संवाद 365 के इस कार्यक्रम में यूनियन बजट 2024 पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित। नमस्कार, आपकी बात संवाद 365 के साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं दून विश्वविद्यालय मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डीन और आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित। नमस्कार। प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित का बड़ा लंबा अध्ययन रहा है आर्थिक मामलों में, खासतौर से जब भी देश के अंदर राष्ट्रीय बजट जब अनाउंस होता है तो उनकी एक पैनी नज़र होती है। हम सब जानते हैं कि 23 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने अपना इस वर्ष का बजट जारी किया है। किसी भी देश का बजट जब जारी होता है तो उसमें तमाम तरह की आशाएं, संभावनाएं और उम्मीदें जगी हुई होती हैं, खासतौर से आम आदमी के लिए जो इस देश में अपना जीवन यापन कर रहा है। हर सेक्टर में उस बजट में तमाम तरह की संभावनाएं निहित होती हैं। उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कितनी आशाएं हैं, कितनी निराशाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं, इन सब पक्षों पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर पुरोहित साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और पिछले जितने भी बजट पर आपकी चर्चा परिचर्चा रही है, उस परिचर्चा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपने हर वर्ष लगभग अपने एक विशद अध्ययन के माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को अलग अलग तरह से अलग अलग पक्षों पर अपनी बात, अपने विचार, अपना विमर्श दिया है। वर्ष 23 जुलाई 2024 का जो बजट अनाउंस हुआ है, सबसे पहले उस बजट की जो खास बातें हैं, जो विशेषता है, उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो यहाँ से हम अपनी बात को शुरू कर पाएंगे। जी, जो बजट प्रस्तुत हुआ है वित्त मंत्री जी के द्वारा, वह बजट आप यदि गौर करेंगे तो उसमें चारों जातियों के कल्याण को लेकर के काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। उन जातियों में युवा कल्याण, युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए, गरीबों के लिए, अन्नदाता किसान और मातृशक्ति महिला शक्ति के लिए उसमें विशेष प्रावधान उस बजट के अंतर्गत है। पूरे बजट पे यदि विस्तार से गौर करेंगे तो 48 लाख करोड़ से भी अधिक रुपए का उसमें एक्सपेंडिचर है और 32 लाख करोड़ से अधिक की उसमें ये उम्मीद की गई है कि रेवेन्यू कलेक्शन होगा। पूरे बजट में वित्तीय दृष्टिकोण से, वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से भी फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल में यदि 5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। देश के आर्थिक विकास को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो देश पिछले आर्थिक सुधारों के बाद से लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो इस बजट में, जैसा कि देशवासियों का भी ये सपना है और सरकार का भी ये योजना है कि जब हम शताब्दी वर्ष में होंगे आज़ादी के, तो 2047 तक यानी देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित करना है। तो एक देश भारत आज जिस स्थिति में है, हम दुनिया की तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में आज सम्मिलित हैं। कोरोना काल से भी पहले हम दुनिया की तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, आज भी हम तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में ये रफ्तार और तेज़ी से बढ़े, कोरोना काल के बाद दुनिया के बड़े बड़े विकसित राष्ट्र विकास दर में हमसे पीछे है। यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा नीति निर्माताओं के ध्यान में आती है और मुझे लगता है कि यहीं से उनको ये संबल प्राप्त हुआ कि वो एक ऐसी योजना का निर्माण करें जिससे कि उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 30 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को रखा गया है। अभी नीति आयोग की जो बैठक हुई है,
उसमें प्रति व्यक्ति आय को 2047 तक बढ़ाने का भी प्रावधान है। तो जो बजट के अंदर सारे प्रावधान किए गए हैं, यदि आप उसमें डिटेल में उसका विश्लेषण करेंगे और आप पाएंगे कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के उसमें प्रावधान इस बजट के अंतर्गत हैं। इस बजट पे हम यदि आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो ये बजट हर साल की एक प्रक्रिया होती है, ताकि सरकार का कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम प्राप्त हुआ और कितना डेफिसिट रहा, उसको कैसे मैनेज करेंगे। ये एक प्रकार से एक अनुशासन भी कह सकते हैं, वित्तीय अनुशासन का पालन हुआ नहीं हुआ, जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर है, उसके बीच में तालमेल स्थापित करने की एक स्टेटमेंट हर वर्ष तैयार होता है। और ऐसा नहीं है कि अचानक कोई चीज़ बीच में आ गई, पीछे से जो चली आ रही है उनको हम आगे बढ़ाते हैं इंक्रीमेंटल फॉर्म में। सरकार की और नीति निर्माता इस तरह से इस पर अध्ययन करके, विमर्श करके इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 वर्ष पहले आप तुलना करेंगे तो काफ़ी कम था। आज 11,11,111 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में रखा गया। पूरे 48 लाख करोड़ का जो बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप कह रहे हैं, तो वो आर्थिक भाषा में, यानी अर्थशास्त्र की भाषा में कहें, इसको अगर जनरलाइज करके करें, हमारे दर्शक अगर इसको आसान भाषा में समझे तो कैसे इसका विश्लेषण कर सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर का आसान भाषा ये है कि जो ढांचागत विकास देश के अंदर होगा, उस पर जो खर्च होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इससे रोजगार भी सृजन होगा। यदि हवाई अड्डे बनेंगे, रेलवे की और नए ट्रैक बिछाई जाएंगी, नए रेलवे स्टेशंस बनेंगे, रोड बनेंगी, एक्सप्रेसवेज बनेंगे, बंदरगाह बनेंगे, तो ये जो क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उद्योगों की आवश्यकता है। उद्योगपति कभी भी उस देश में या उस राज्य के अंदर, उस शहर के अंदर ही अपने उद्योग धंधे स्थापित करेगा जहां आवागमन की सुविधाएं सुलभ हों। तो आवागमन की सुविधाएं कब होंगी? जब हम रोड बनाएंगे, जब हमारे पास हवाई स्ट्रिप्स होंगी, एयर स्ट्रिप्स, जब रेलवे स्टेशन होंगे, क्योंकि सामान को आना जाना है, और समुद्र मार्ग से भी होता है, वहाँ पे बंदरगाह भी हों। इसके लिए बजटरी प्रोविज़न होने बहुत ज़रूरी है। और ये रोज़गार सृजन का भी क्षेत्र है, यहाँ से रोज़गार भी उत्पन्न होगा क्योंकि उद्योग स्थापित होंगे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास में लोगों को काम मिलेगा, उससे उसमें जो सामग्री उपयोग में होती है उस इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा। यदि कोई कंस्ट्रक्शन होता है, नहीं कोई कंस्ट्रक्शन यदि होता है तो सीमेंट उसमें है, सीमेंट इंडस्ट्री को ऑर्डर जाएगा, उसमें सरिया स्टील है, उसमें तमाम कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली जो मटेरियल हैं उनके भी सप्लायर हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं, वो इंडस्ट्रीज़ भी, उनको भी गति मिलती है, तो वहाँ भी रोज़गार होता है। यहाँ भी रोज़गार होगा जो कंस्ट्रक्शन में, जो ढांचागत विकास में इन्वॉल्व होंगी। और जब ढांचागत विकास होगा, जब हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, आवागमन का विकसित ढांचा होगा, तो उद्योग धंधे भी स्थापित होंगे। क्योंकि उद्योगों को अपना जो प्रोडक्ट है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को, यानी उत्पादित, उस निर्मित उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना भी एक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया तो प्रोडक्ट जब तक अल्टीमेट एंड कंज्यूमर तक, जब तक वह प्रोडक्ट अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता, तब तक प्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी नहीं होती। और उसको कम पैसों में, लागत कम हो, उसको कम लागत पर कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ढांचागत विकास, ट्रांसपोर्टेशन का, आवागमन का उत्कृष्ट क्वालिटी का हो, अव्वल दर्जे का हो। तो ये ढांचागत विकास सरकार की प्रायोरिटी है। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपने चीज़ें कही हैं, चूँकि हम पहाड़ी समुदाय के लोग हैं जी, पहाड़ी जनजीवन हमारा है, तो मुझे ये जानने की उत्कंठा है जी कि भौगोलिक स्थिति पर या क्षेत्रीयता की स्थिति पर भी क्या बजट का निर्धारण होता है? अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें, इस बजट में उत्तराखंड के लिए कितनी संभावनाएं ढूंढी जा सकती है? उत्तराखंड ही नहीं, सारे, क्योंकि हम संघीय हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, और नीति आयोग की अभी बैठक हुई जिसमें अप्रोच पेपर एक उसमें प्रस्तुत किया गया। सभी राज्यों के उसमें मुख्यमंत्री थे, उनके और भी मंत्रिमंडल के लोग थे। तो जो भी डिसीजन सरकार लेती है वो राज्यों के हितों को सामने रख कर के लिए जाते हैं, क्योंकि राज्य, आपने देखा होगा उस नीति आयोग की बैठक के बाद ये चर्चा हुई कि जब राज्य विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। तो राज्यों का विकास तो उसमें सम्मिलित होता ही है। वन नेशन वन टैक्स है, जीएसटी है, उसमें स्टेट का भी शेयर है, उसमें केंद्र का भी शेयर है, लेकिन हर राज्य के लिए उसके अंदर प्रावधान किए जाते हैं। जैसे एक्सप्रेस वे बनेंगी तो एक्सप्रेस वे कहाँ बनेंगे? राज्यों में बनेंगे। रेल लाइन ट्रैक बिछेंगी तो रेल ट्रैक किसी राज्य से ही गुजरेंगी।
तो उस राज्य के अंदर एक इंडस्ट्री कॉरिडोर भी बनेगा। जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं आज, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है, तो बीच में कितने स्टेट आएंगे, उस एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग धंधे स्थापित होंगे, तो वहाँ पे रोजगार सृजन होगा, एक नया औद्योगिकरण की एक नई बयार हाँ क्रांति आएगी, और वो वहाँ सभी लोगों को युवाओं को रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ऐसा भी इसमें अंदर लक्ष्य है। दूसरा, इस बजट में गरीबों को खास तौर से फोकस किया गया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके तहत उसको अगले 5 वर्ष तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वहाँ से देखा होगा आपने कि पिछले 10 वर्षों में देश ने बहुत जंप किया है। 24 करोड़ से भी अधिक 24.82 करोड़ लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। 29.17 यानी 29.17% की गिरावट आई है। अच्छा। लेकिन अभी भी 11% से अधिक 11.28% अभी भी लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के कैटेगरी में है। तो सरकार की योजना है कि उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के प्रयास सरकार लगातार कर रही है। जैसे हर घर पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, हर घर नल से जल की योजना है, इलेक्ट्रिसिटी है, घर घर शौचालय बनाए गए, हर व्यक्ति का बैंक खाता खुलवा गया, हर घर में बिजली आ गई है, शौचालय बन गए हैं, गैस का चूल्हा हर एक व्यक्ति को दिया गया। तो इससे क्या लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार हुआ, जीवन की जो हमारी शैली थी, जीवन शैली में काफ़ी चेंज हुआ है, और उसका प्रभाव हेल्थ में भी पड़ता है। चूँकि सर हम लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग जी, एजुकेशन सेक्टर से आप आते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा है या विद्यालय शिक्षा है या एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, इन पॉलिसीज़ के लिए इस बजट में क्या क्या प्राविधान आप ढूंढ पाते हैं, किस तरह से उनको विश्लेषण हम कर सकते हैं? सरकार की महत्वपूर्ण योजना आपने देखा होगा, कई वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति पिछले 4 वर्ष पहले तैयार हुई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे देश में आज शिक्षा के ढांचागत जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन किया गया, और शिक्षा ऐसी हो कि जो व्यक्तित्व विकास में सहायक हो। इसके पीछे सरकार का बड़ा जोर रहा है। हर राज्य में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, IITs हैं, IIM हैं, NITs हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और विश्वविद्यालय हर राज्य के अंदर स्थापित हुए हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से जो शोध है, नवाचार, जो नोवेल्टी के साथ जो शोध संचालित किए जा रहे हैं, उस पर सरकार का विशेष फोकस है। लेकिन जो कौशल विकास पे सरकार ने इस बजट में खास ध्यान दिया कि 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, कौशल से युक्त किया जाएगा। उसके लिए 1000 ITIs जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं, उन ITIs को सरकार ने अपग्रेड करने का, उनके उच्चीकरण का भी लक्ष्य इसमें रखा है। इससे क्या होगा कि हमारे युवा कौशल से युक्त होंगे, कौशल से युक्त होंगे तो वो स्वरोजगार की ओर भी प्रेरित होंगे। यदि स्वरोजगार की ओर प्रेरित होते हैं तो उद्यमिता स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर नए उद्यम स्थापित होंगे, वहाँ पे युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा मुद्रा बैंक के तहत सरकार ने तरुण कैटेगरी में जो ऋण की लिमिट थी उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। अच्छा। तो 3 तरह के ऋण मुद्रा योजना में दिए जाते हैं। शिशु कैटेगरी में है, और किशोर और तरुण कैटेगरी में पहले 10 था, उसको 20 लाख कर दिया, डबल कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि 20 लाख उसको ऋण वहाँ से प्राप्त होगा, कौशल उसके पास है, तो वो व्यक्ति या वो युवा स्वरोजगार की ओर भी प्रेरित हो सकता है। और यदि कौशल युक्त शिक्षा या उसके अंदर वो हुनर होगा, और किसी संस्थान को या किसी उद्योग को वो यदि ज्वाइन करता है एक कामगार के रूप में, तो उसकी सैलरी भी, क्योंकि वो कुशल श्रमिक के रूप में होगा, तो उसको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो ये कुल मिला के ऐसा है कि स्किल एजुकेशन पे सरकार का जोर है, और मुझे लगता है कि युवाओं को स्वरोजगार की ओर भी प्रेरित होंगे, और यदि वो रोजगार में कहीं किसी और उद्योग में या उद्यम में कार्य करते हैं तो उनकी सैलरी भी अच्छी उनको प्राप्त होगी। तो सर आखिरी प्रश्न मेरे जिज्ञासाओं में ये है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, स्थानीय लोगों को उनके कौशल के अनुरूप उनके रोजगार के अवसर होने चाहिए जी। बजट में उस तरह के स्थानीय स्तर के रोजगारों की क्या स्थिति आप बता पाएंगे? ये पूरा बजट आप यदि गौर करेंगे तो कृषि और ग्रामीण विकास पर आधारित है। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट ग्रामीण विकास के लिए है,
1.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट कृषि के लिए है। तो यानी आप दोनों को जोड़ दें, कृषि और ग्रामीण विकास, तो 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजटरी प्रावधान किया गया। और यह इस वर्ष के लिए है। अगले वर्ष फिर बजट प्रस्तुत होगा, उस समय और प्रावधान किए जाएंगे। और सरकार का विशेष फोकस है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, यानी कि जो छोटे उद्यम होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की स्थापना इससे बढ़ेगी, क्योंकि जो एंजल टैक्स इस सेक्टर पर लगता था वो सरकार ने हटा दिया। तो कोई भी उद्यम यदि वो सूक्ष्म लेवल का है, मध्यम है या छोटा उपक्रम आप स्थापित करते हैं तो किसी प्रकार का एंजल टैक्स उस पर नहीं है। इससे स्टार्टअप भी बढ़ेंगे और इससे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस भी बढ़ेंगे, यानी कि उद्यमिता विकास को इससे ग्रामीण स्तर पर बल मिलेगा। दूसरा, जो कृषि के क्षेत्र में सरकार ने खास तौर से ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो नेचुरल फार्मिंग पर सरकार का फोकस है, उससे कृषि उत्पाद में लागत घटेगी। यदि कृषि के कार्य में प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है तो वो लाभकारी हो सकता है किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए। तो सरकार की कोशिश है कि हम एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से शिफ्ट करें, केमिकल से ऑर्गेनिक की ओर शिफ्ट करें, और दूसरा इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। तो जो वोकल फॉर लोकल भी तभी होगा जब लोकल स्तर पर उत्पाद बढ़ेंगे। और ये योजना भी कोरोना काल से चल रही है 2020 से, और इसमें काफ़ी आप ये समझ सकते हैं कि इसके परिणाम काफ़ी सुखद हैं। समाज के अंदर देश के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो लेकिन अब बजटरी प्रोविज़न होने से लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर इसमें प्राप्त होंगे। सर, बातचीत के क्रम में काफ़ी चीज़ें आपके पक्ष से जानने का अवसर मिल रहा है जी। इस हमारी बातचीत के केंद्र में एक सबसे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है, सबसे दिलचस्प जो रुचि जिसमें लोगों की होगी जिस प्रश्न में, वो है जो टैक्स पेयर हैं, वेतनभोगी जो कर्मी है, उनके लिए इस बजट में क्या प्राविधान है, उनके लिए कितना फायदा और नुकसान का ये बजट है। मैंने पहले ही जिक्र किया कि बजट में सभी का ख्याल, सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है। खासतौर से बड़ा कल्याणकारी बजट इसको आप कह सकते हैं। और नौकरी पेशा या मध्य वर्ग के लिए, सैलरीड क्लास के लिए विशेष तौर पर बजट में एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 बढ़ाया गया, जो 50,000 था वो अब 75,000 हुआ है। दूसरा, टैक्स की लिमिट में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और स्लैब भी उसमें बदलाव किए गए हैं, जो 3 लाख से लेकर 7 लाख तक 5%, 7 से 10 में 10%, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20%, और 15 लाख से ऊपर वाले को 30% की कैटेगरी में रखा गया। तो आप ये देखेंगे कि जो हायर इनकम ग्रुप है वहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं और जो लोअर मिडिल क्लास है उनका ख्याल इस बजट के अंदर रखा गया है। और टैक्स में छूट होने से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, वो उस इनकम को बाज़ार में खर्च करेंगे तो बाज़ार में मांग बढ़ेगी। टैक्स के स्लैब को परिवर्तन करने का जो सरकार का उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य में सरकार चाहती है कि उपभोक्ता बाज़ार में मांग उत्पन्न हो, और उसके लिए आवश्यक है कि जो नौकरी पेशा कामगार वर्ग है उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम हो। तो इस तरह के प्रयास भी इसमें किए गए हैं। हालांकि डिस्पोजेबल इनकम जो आप कह रहे हैं, क्योंकि तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं सर जो इकोनॉमिकली ही लोग जान पाते हैं, आम आदमी की भाषा में। आम आदमी की भाषा में ये है कि जो यदि टैक्स बचेगा तो वो सैलरी हमारी तनख्वाह में आएगा, वो वेतन में आएगा, तो वेतन में आएगा तो व्यक्ति उसको लेकर बाजार में खर्चा करेगा। अभी 1 महीने के बाद शरद ऋतु आने वाली है, फिर नवरात्रा है, दीपावली है। इस तरह से हर वर्ष कोई ना कोई, हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल है, और वर्ष में कई प्रकार के त्यौहार हैं। तो जब व्यक्ति टैक्स से बचता है वो पैसा, तो वो उसको लेके बाजार में जाते हैं, और बाजार में मांग उत्पन्न, उपभोक्ता बाजार में मांग बढ़ती है। तो टैक्स, और वो भी रोजगार सृजन के लिए बड़ा सहायक होता है, क्योंकि बाजार में मांग बढ़ेगी तो वो मांग कहाँ जाएगी? उद्योगों के पास जाएगी। उद्योग में उन प्रोडक्ट को, उन वस्तुओं के निर्माण करने के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए दबाव होगा। वो रॉ मटेरियल को प्रिक्योर करेंगे, रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, तो मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो वहाँ पे मैन पावर बढ़ाने के लिए फिर रोज़गार की ज़रूरत है, फिर युवाओं को वहाँ रोज़गार मिलेगा, फिर उनको भी इनकम होगी, वो भी खर्च करेंगे। तो एक साइकिल है। इसलिए थोड़ा टैक्स भी होना चाहिए ताकि सरकार के पर रेवेन्यू भी कलेक्शन हो सके, और उन वेतन भोगियों के पास इतनी इनकम भी होनी चाहिए कि वो खर्च कर सकें। ऐसा ना हो कि उनके पास खर्च करने को नहीं, तो बाज़ार में मांग उत्पन्न करना भी सरकार का
कार्य दायित्व है। आपने देखा होगा कोरोना काल में मनरेगा योजना के माध्यम से जो कामगार वर्ग गाँव को लौट के आए थे महानगरों से, उनके अकाउंट में सरकार ने पैसा ट्रांसफ़र किया। तो वो पैसा ट्रांसफ़र करने का उद्देश्य था कि उपभोक्ता बाजार में मांग उत्पन्न हो। मांग उत्पन्न होगी तो जो उद्योग बंद हो रहे हैं वो फिर से अपने कारोबार में वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ डिमांड जाएगी। तो इसलिए डिस्पोजेबल इनकम जो टैक्स न देने के बाद जो बचती है, क्योंकि आप पहले दे रहे थे, यदि स्लैब चेंज होता है तो वो इनकम बचती है, उसको लेकर के बाज़ार में जाते हैं तो मांग उत्पन्न होती है और वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे उद्योग धंधे गति पकड़ते हैं। थैंक यू सर। ये थे प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित, जिन्होंने बजट पर बहुत विस्तृत चर्चा करते हुए उसके तमाम पक्षों पर, खासतौर से जिन आपकी बातचीत से मुझे ये महसूस हुआ कि आप बजट के प्रति बड़े आशान्वित हैं और जिन संभावनाओं को लेकर के आपने बातचीत की है, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक उन संभावनाओं पर आश्वस्त होंगे और बजट की स्वीकार्यता भी आपके विमर्श के अनुसार बढ़ेगी। आपकी बात संवाद 365 के साथ इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहे, आपने हमें सुना, देखा, इस बात के लिए आपका धन्यवाद है। हमारी ये बातचीत आपको पसंद आए तो अपने हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देश और विदेश में बैठे हुए हमारे जितने भी दर्शक हैं, निश्चित रूप से हमारी इस बातचीत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।